अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कल अदम टीटीपी के पास जदीद गैर मुल्की असलहा खित्ते के लिए बड़ा खतरा करार। अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों को अफगान तालिबान का भरपूर ताउन दस्तियाब है, जिसकी वजह से टीटीपी पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मसरूफ है। गुज़िश्ता रोज़ खुफिया इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करके 8 दहशत गर्दों को हलाक किया, जिनसे अमरीकी साख्ता असलहा मिला था। आपको ये खबर दे रहे हैं कि कल अदम टीटीपी के पास जदीद गैर मुल्की असलहा खित्ते के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया गया। और इसी सिलसिले में बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या कहेंगे, गुज़िश्ता रोज़ खुफिया इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस से कार्रवाई करके 8 दहशतगर्दों को हलाक किया था, जिनसे अमरीकी साख्ता असलहा मिला था, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? असल में ये जो अमरीकी साख का असलहा जो टीटीपी के पास इस वक्त मौजूद है, जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी रिपोर्ट्स काफी देर से आ रही हैं। और अभी तो ये साबित हो चुका है कि जब अगस्त 2021 में अमेरिकन फोर्सेस ने बगैर किसी प्लानिंग के यकदम अफगानिस्तान से विड्रॉ किया, तो एक बड़ी भारी तादाद में असलहा वैसे पीछे छोड़ गए, जिसकी मालियत तकरीबन $8 बिलियन के करीब बताई जाती है। अभी उसमें से ज्यादा असलियात और असलहा स्मॉल आर्म्स हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की राइफल्स हैं, हैंड ग्रेनेड्स हैं, फिर उनका जो इक्विपमेंट है, जिसमें टैक्स वगैरह हैं जो यूज करते हैं सोल्जर अमेरिकन आर्मी के। अभी वो सारे के सारा असलहा जो कि अफगान तालिबान के पास आ गया। अफगानिस्तान में क्योंकि हुकूमत के रेट उस तरीके से नहीं है जिस तरह किसी भी मुल्क में जहाँ पर एक प्रॉपर गवर्नमेंट हो वहाँ पर होती है, जिस वजह से इनमें से असले की अच्छी खासी तादाद टीटीपी के पास भी आ गई। और अभी तो ये भी साबित हो चुका है कि टीटीपी और अफगान तालिबान या तरीके तालिबान अफगानिस्तान का आपस में बड़ा क्लोज नेक्सस है। उसके भी सबूत पाकिस्तान बारहा अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट से शेयर करता चला आ रहा है। और वही असलहा जो है अभी मुख्तलिफ वारदातों में दहशत गर्दी के वाकयात में पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं। उसमें से कुछ असलहा पकड़ा भी गया है, भारी खेप पकड़ी गई है। पाकिस्तान में खास तौर पे इस साल के दौरान जो बड़े बड़े दहशत गर्दी के वाकयात हुए हैं, क्या उनका ताल्लुक होता रहा है और उसके सबूत मीडिया को भी दिखाए गए हैं। और न सिर्फ टीटीपी बल्कि जो बलोचिस्तान में नाम में हाथ जो अलहदगी पसंद तंजीमें इस वक्त दुश्मन के आलाकार बन के उसकी सपोर्ट से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज रियासत के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयों में मसरूफ है। उनके भी बहुत सारे हमलों में यही असला देखा गया, जोब अटैक में ये देखा गया, फिर तुरबत में ये असला इस्तेमाल हुआ। मुख्तलिफ इलाकों में जो बलोचिस्तान के हैं वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज में भारी खेप इनकी पकड़ी भी। तो कहने का मकसद ये है कि ये असला जो है अभी इलाके के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, इलाके के अमन के लिए भी, खत्ते के लिए भी। और इसको कोई इस तरह से छोड़ दिया गया तो ज़ाहिर है फिर ये अफगानिस्तान तक ही नहीं था। माजी में हमने ये देखा है कि जब पाकिस्तान किसी भी चीज के बारे में दुनिया को, वर्ल्ड को मतनबे करता है, तो हमारी बात को शुरू में ये लोग इजी लेते हैं, उसको इतनी अहमियत नहीं देते हैं। लेकिन जब वो खतरा बहुत बड़ा बन जाता है फिर सबको उसका ख्याल आता है। और पाकिस्तान जो कि एक नेबर है, हम सबसे ज्यादा अफेक्टेड तो है ही हैं, लेकिन सिर्फ हम नहीं, दुनिया को भी इससे खतरा महसूस करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मोहल्ले हथियार है और उन लोगों के हाथ में लगे हुए हैं जो कि ट्रेन नहीं है और जिनका मकसद जो है वो इलाके में। ठीक है बाबर साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है अहमद सईद मिन्हाज साहब ने, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या कहेंगे, अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों को अफगान तालिबान का भरपूर ताउन दस्तियाब है, जिसकी वजह से टीटीपी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मसरूफ है, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, ये पिछले कुछ अरसे से ये बड़ी वाज़ेह तौर पे चीज नजर आ रही है कि जो अमेरिका ने तकरीबन 7.5 अरब का जो स्मॉल आर्म्स या वेपन वहाँ पे छोड़े थे अपने इनखला के वक्त 2 साल पहले, अब वो एक किस्म का तालिबान की जो अबूरी गवर्नमेंट है उसके एलिमेंट्स जो हैं वो एक किस्म का असला डीलर काइंड ऑफ चीज बन गए। अब वो असला डीलर के अंदर वो असला को बेच रहे हैं टीटीपी और दूसरे इस तरह की दहशतगर्द तंजीमों को। और ये वो लोग हैं कि जो पाकिस्तान में आके पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं। पाकिस्तान ने इसको सफारती लेवल पे उठाया है, पॉलिटिकल और सियासी दोनों उस पे सफारती लेवल पे, लेकिन अभी तक कोई इसकी खातर ख्वाह जो कोई इसकी जो है वो आगे से पेशरफ नजर नहीं आ रही। क्योंकि कल भी जो साउथ वजीरिस्तान के अंदर जो 8 दहशतगर्दों को मारा गया है
इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के अंदर, तो उनके पास से भी बड़े जदीद किस्म का असलहा नजर आया। ज़ाहिरी तौर पे तो अबूरी गवर्नमेंट जो फतवे भी जारी कर रही है अफगानिस्तान की और साथ साथ उसकी मजम्मत भी करती है जब पाकिस्तान में होता है, लेकिन अब वो खुल के तकरीबन फ्रस्ट्रेशन में सामने आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया उनकी फंडिंग इस वक्त कर रहा है, वो टीटीपी की भी कर रहा है और अबूरी गवर्नमेंट की भी इनडायरेक्टली कर रहा है। तो अब वो इस तरह से हरकतें करके तो फ्रस्ट्रेशन में वो कहते हैं कि आप अपना चीजें खुद ठीक करें, जबकि वहां से उनके दहशतगर्द जो है पाकिस्तान में आ रहे हैं। और ये अब तो यहाँ तक होना शुरू हो चुका है कि जो उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स के जरिए भी जो पाकिस्तान में अफगानी है उनको एक किस्म का उन्होंने हायर किया है, और जो दहशतगर्दी की कार्रवाई जिसमें रिक्शे में बन्नू के अंदर उन्होंने अपने आप को उड़ाया था उसने खुदकश बम्बार ने, तो वो भी अफगानी निकला। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों इंडिया की गोद में जाके ये अफगानिस्तान बैठ गए, जिसको हमने 40 साल यहाँ पे अपने पास उनके लोगों को पाला है और उनको बड़ा किया और बिजनेस कराए। 40 साल हम लोगों ने उनको पाला है। और अहमद सईद मिन्हास ब्रिगेडियर रिटायर्ड, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साथ ही साथ बाबर अलाउद्दीन ब्रिगेडियर रिटायर्ड, आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। कौमी मईशत की बहाली का मिशन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कोयती वली अहद शेख मशल अल अहमद अल जाबर साबह से मुलाकात। कोयती खबर रसा इदारे के मुताबिक मुलाकात में निगरान वज़ीर क़ानून अहमद इरफान असलम और आला सतह वफ़द के अरकान भी मौजूद थे। आर्मी चीफ और निगरान वज़ीर आज़म भी कोयत के दौरे पर हैं। दौरे को दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम करार दिया जा रहा है। दौरे के नतीजे में पाकिस्तान में कोयत की जानिब से $10 अरब की सरमायाकारी भी मुतवक्किल है। पाक फौज के सिपह सालार सैयद आसिम मुनीर को बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 1 साल मुकम्मल हो गया। उन्होंने गुज़िश्ता साल 29 नवंबर को ओहदा संभाला था। जिस वक्त जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने उस वक्त पाकिस्तान को कई बड़े चैलेंजेस का सामना था। मुल्क को सिक्योरिटी मसाइल का सामना था, सियासी अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा था और मुआशी तौर पर मुल्क दिवालिया होने के करीब था। 1 साल में क्या कुछ बदल गया, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिपह सालार सैयद आसिम मुनीर का 1 साल अमन अमान, इस्तेहकाम और मईशत की बहाली की मिसाल। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जब कमान संभाली तो पाकिस्तान को सिक्योरिटी मसाइल, मईशत और सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना था। गुज़िश्ता हुकूमत की पॉलिसियों की बिना पर मुल्क माशी तौर पर दिवालिया होने के करीब था। ऐसे में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हुकूमत के शाना बशाना दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज की, जिसका नतीजा ये निकला कि दहशत गर्दों के कदम उखड़ने लगे। आर्मी चीफ ने अपने इदारे में भी एहतसाब के अमल को मिसाल बनाया। साथ ही चीनी, खाद, सीमेंट और दीगर माफियाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गयी। बैनुल अक़वामी सरहद पर स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, जिसके नतीजे में महंगाई में कमी लाने में मदद मिली। गैर कानूनी अफगान महाजरीन के इनखला को यकीनी बनाना यकीनन पाक फौज की क़यादत का ऐसा इक़दाम था जिसका महज चंद माह पहले तक तस्वुर भी नहीं था। ज़राई शोबे के लिए लम्स और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जैसे इक़दाम से ज़राअत में जिद्दत लाना भी आर्मी चीफ का ही कारनामा है। 1 साल से भी कम अरसे में ज़राई शोबे पर तवज्जो देने से कपास की पैदावार में 126% का रिकॉर्ड इजाफा भी सामने आया। मुल्क की मईशत को पायदार बुनियादों पर अस्तवार करने के लिए बैरून ममालिक से सरमायाकारी को फरोग और तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए SIFC को कायम किया गया, जिसकी ताज़ा मिसाल हालिया दिनों में ही देखने को मिली, जब आर्मी चीफ की मौजूदगी में पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात ने अरबों डॉलर की सरमायाकारी के लिए मफाहिमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए। सऊदी अरब और चीन समेत दीगर दोस्त ममालिक से सिफारती ताल्लुकात को आर्मी चीफ ने 1 साल दौर में बेहतर किया। मसला कश्मीर के साथ फलस्तीन के मामले पर भी जनरल सैयद आसिम मुनीर ने 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान की तर्जुमानी की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और हुकूमत के मुश्तरका इक़दामात ही का नतीजा है कि डॉलर का रेट 308 से 286 पर पहुंच गया। पाकिस्तान एक्सचेंज 100 इंडेक्स 60,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह पर पहुंच गई। मुल्क में आम इस्तेमाल की चीजें भी सस्ती हो रही हैं। चीनी की कीमत में 230 रुपए किलो से 140 रुपए फी किलो तक कमी आ गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड यकमुश्त 30 रुपए की कमी देखने को मिली। सियासी अदम इस्तेहकाम के बावजूद 1 साल में पाकिस्तान ने तरक्की किए वो अहदाफ अबूर किए जिसका पाकिस्तानी तस्वुर भी नहीं करते थे, बल्कि ये सब इन्हें सिर्फ सियासी जलसों और नारों में ही सुनने को मिलता था। जनरल आसिम मुनीर ने साबित किया कि नीयत साफ और अज़्म बुलंद हो तो 1 साल के कलील अरसे में भी मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। और अब कारोबारी खबरों में आपको बताएंगे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को पड़ लग गए। मुल्क में पहली बार 100 इंडेक्स 61,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। मार्केट में तेज़ी का रुझान बरकरार है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ स्टॉक 61,555 पॉइंट तक ऊपर गई। उस वक्त स्टॉक एक्सचेंज 61,490 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है।
एक्सचेंज में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। माहिरीन के मुताबिक स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान मज़ीद कुछ दिन जारी रह सकता है। और महंगाई के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर आ गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7.5 रुपए तक कमी का इम्कान है, जबकि 1 दिसंबर से पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 7 रुपए 37 पैसे कमी मुतवक्की है। हाई स्पीड डीजल 6 रुपए 85 पैसे तक सस्ता होने का इम्कान है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए 18 पैसे फ़ी लीटर कमी मुतवक्की है। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के बाद कीमत कम होगी। वज़ीर आज़म की मुशावरत से कीमतों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी होगा। आलमी मार्केट में गंदम की कीमतों में कमी। हुकूमत ने 10 लाख टन गंदम खरीदारी की मंजूरी दे दी। गंदम दरामद के लिए TCP ने इंटरनेशनल टेंडर जारी कर दिया। टेंडर जमा कराने के लिए 27 दिसंबर आखिरी तारीख मुकर्रर। दरामदी गंदम लोकल गंदम की कीमतों में कमी का बायस बनेगी। खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से, जहां FIA की हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पेशावर में रवा साल 282 मुकदमा दर्ज करके 333 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि मजमूई तौर पर 86 करोड़ 29 लाख रुपए से जायद मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी भी बरामद की गई। हुक्काम के मुताबिक मुलजिमान बगैर लाइसेंस करेंसी की एक्सचेंज में मुलविस थे। बात करेंगे सियासी सरगर्मियों की। मुस्लिम लीग की इंतखाबात के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमा और साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने मुलाकात की। शहबाज शरीफ का कहना था कि पार्टी रहनुमाओं की मेहनत काबिल तहसीन है। कहा, नून लीग के खिलाफ हमेशा ही साजिशें की गई, लेकिन पार्टी हर बार पहले से मजबूत होकर अवामी हिमायत से इक़्तिदार में आई। कि हम इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मैदान में उतरेंगे और पाकिस्तान की जो यूथ है, पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है, उनको तालीम के जेवर से आरास्ता पैरास्ता करने के लिए और उनको इज्जत और वकार के साथ जॉब पाकिस्तान के अंदर और बाहर मुहैया करने के लिए इन करोड़ों नौजवान बच्चों और बच्चों के लिए नवाज शरीफ इंशाअल्लाह इलेक्शन कैंपेन में भरपूर अपना प्रोग्राम का ऐलान करेंगे और इसके साथ साथ माशरे में तमाम दूसरे जुड़े हुए तबकात के लिए इंशाअल्लाह हम अपना मंशूर लेके आएंगे, जो कि दोबारा उसी सफ़र की निशानदेही करेगा जिसका खात्मा नवाज शरीफ के दौर में किया गया। बदकिस्मती से उसका ये 5-6 साल जो ज़ाया हो गए, तबाह हो गए इस मुल्क के, वो दोबारा उसका आगाज़ होगा। पूरी तैयारी के साथ हम इलेक्शन कैंपेन में दाखिल होने वाले हैं, उसकी पूरी तैयारी है। हमने दरख्वास्तें मांगी थी, वो हज़ारों दरख्वास्तें आ चुकी हैं टिकट के लिए। अब पार्लियामेंट बोर्ड तश्कील में वो तशरीफ दिया जा चुका है और इंशाअल्लाह वो हम एक्सरसाइज करके हम इलेक्शन कैंपेन में जनरल इलेक्शन में इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट का मामला। MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून की अहम बैठक आज इस्लामाबाद में होगी। ज़राए का कहना है कराची समेत अंदरून सिंध सीट एडजस्टमेंट पर बात होगी। दीगर जमातों से इत्तेहाद, अंदरून सिंध जलसों, मुश्तरका जलसों और इंतखाबी मुहिम पर गुफ्तगू होगी। MQM आइनी तरमीम का चार्टर लीगी वफ्द के सामने रखेगी। MQM मुकामी हुकूमतों से मुतालिक आइनी तरमीम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर जोर देगी। MQM ने वफाकी सतह पर मामला तय करने के लिए अलग कमेटी तय की है। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और अमीनुल हक शामिल हैं। नून लीग की जानिब से कमेटी में एहसन इकबाल, साद रफीक, अयाज सादिक, बशीर मेमन और दीगर रहनुमा भी शामिल हैं। और मुस्लिम लीग नून के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कोयटा से कर रही है। सूबाई सतह पर कॉर्नर मीटिंग्स के साथ नेशनल लेवल की बड़ी जमातों के कायदीन भी अवामी राब्ता मुहिम के लिए कोयटा पहुँच रहे हैं। कोयटा में इंतखाबी और सियासी सरगर्मियां कैसी होंगी, रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से नुमाइंदा बोल न्यूज़ आजम उल्फत। इलेक्शन की आमद सियासी गहमा गहमी जारी। PPP 30 नवंबर को कोयटा में पावर शो करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बलूचिस्तान के दौरे पर मौजूद, अहम शख्सियात से मुलाकातें, इलेक्शन की तैयारियां और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी वोट की ताकत पर यकीन रखती है। वोटर्स ने पार्टी को मायूस किया, न कभी क़यादत ने अपने वोटर्स को। बलूचिस्तान से इलेक्शन कैंपेन आगाज कर रहे हैं। हम उस बात को साबित करना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी कल भी अवाम के हकूक के लिए लड़ती थी, आज भी लड़ रही है, इंशाल्लाह आगे भी लड़ेगी। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी बोले, पार्टी की मरकजी क़यादत के मशकूर हैं जिन्होंने 56 में यौम तासीस का जलसा कोयटा में शेड्यूल किया। प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने हम पे एतमाद किया और हमें यौम तासीस 56वां यौम तासीस कोयटा में मनाने का शर्फ हमें बशरा। इस मौके पर नासिर हुसैन शाह, हाजी अली जतक, चंगेज जमाली, जमाल रईसानी, जुल्फ़िकार शाह और दीगर भी मौजूद थे।
خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی۔ نواز شریف پیشی کے لیے بری سے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، جبکہ تفصیلات جانتے ہیں ہائی کورٹ کے باہر موجود بول نیوز کے نمائندے فہد چودھری سے۔ فہد بتائیے۔ جی بالکل، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ کرے گا، اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے مری سے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت وہ سینیٹر اسحاق ڈار کی رہائش گاہ میں موجود ہیں، جہاں قانونی مشاورت بھی کی جائے گی۔ قانونی ٹیم بریفنگ دے رہی ہے میاں نواز شریف کو مختلف امور پر ہیئرنگ سے متعلق، اور گزشتہ سماعت میں نواز شریف کے وکلاء امجد پرویز ایڈوکیٹ اور سینیٹر اعظم مجید تارڑ نے دلائل کا آغاز کیا تھا، اور جے آئی ٹی کی تشکیل سے لے کر چارجز فریم ہونے تک مکمل رودات بینچ کے سامنے رکھی تھی، اور عدالت نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا تھا کہ ہم حیران ہیں کہ کیسے چارجز فریم کیے گئے ہیں اور کیسے مریم نواز کا جو ہے وہ تعلق اس کیس سے بنتا ہے۔ بہرحال آج بھی دلائل جاری رکھیں گے نواز شریف کے وکلاء، اور اس سماعت کے لیے گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک خصوصی سرکولر جاری کیا تھا، اور آئی جی اسلام آباد کو ہدایت کی تھی کہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں، جس کی بنا پر آج بھاری نفری پولیس کی اور ایف سی کی رینجر اہلکاروں کی یہاں پر تعینات ہے۔ خاردار تاریں لگا کر مختلف راستے بند کیے گئے ہیں، اور صرف خصوصی اجازت ناموں کے حامل افراد کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ٹھیک ہے فہد چودھری، شکریہ۔ الیکشن کمیشن کی عام انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے آج حتمی حلقہ بندیوں کی منظوری کا امکان ہے، جبکہ ان کی حتمی اشاعت الیکشن کمیشن کل کرے گا۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے حلقہ بندیوں اور اعتراضات کا کام مکمل کر لیا ہے، اور الیکشن کمیشن کے مطابق آئندہ عام انتخابات نئی حلقہ بندیوں کی بنیاد پر ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے ملک بھر کے حلقوں پر 1324 اعتراضات سنے ہیں۔ پنجاب سے 672، سندھ سے 228، خیبر پختونخوا سے 293، بلوچستان 124، جبکہ اسلام آباد سے 7 اعتراضات سنے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ڈیجیٹل مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیوں کا کام مکمل کیا۔ مہنگائی میں اضافہ اور قوت خرید کی سکت میں کمی۔ سرکاری اسکیم کے تحت جمع حج درخواستوں کی وصولی میں بڑی کمی آ گئی۔ پہلے 2 روز میں صرف 2200 درخواستیں بینکوں کو موصول ہوئی ہیں، جو ماضی میں 10,000 کے قریب ہوتی تھیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ماضی کے مقابلے میں اس سال حج درخواست دیکھنے کا امکان ہے۔ مزید بتانے کے لیے ڈیپٹی بیورو چیف بول نیوز۔ مہنگائی میں اضافہ اور قوت خرید کی سکت میں کمی۔ سرکاری اسکیم کے تحت جمع حج درخواستوں کی وصولی میں بڑی کمی آ گئی۔ پہلے 2 روز میں صرف 2200 درخواستیں بینکوں کو موصول ہوئی ہیں، جو ماضی میں 10,000 کے قریب ہوتی تھیں۔ شامل کریں گے لاہور سے، جہاں کالج بس میں فائرنگ سے عائشہ اور نمرہ کی حالت تشویشناک ہے۔ اسپتال کے مطابق عائشہ وینٹیلیٹر پر ہے، جبکہ اگلے 72 گھنٹے انتہائی اہم ہے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کرنے والی کار پتوکی تک گئی، جیو فینسنگ کروائی جا رہی ہے۔ ٹور پر گئی ساتھی طالبات کو واپس بلوا لیا گیا، جبکہ طالبات کے وقوع کے حوالے سے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے، جلد ملزمان تک پہنچ جائیں گے۔ آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں لاہور سے، جہاں کالج بس میں فائرنگ سے عائشہ اور نمرہ کی حالت تشویشناک ہے۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق عائشہ وینٹیلیٹر پر ہے، جبکہ اگلے 72 گھنٹے انتہائی اہم ہے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کرنے والی کار پتوکی تک گئی، جیو فینسنگ کروائی جا رہی ہے۔ ٹور پر گئی ساتھی طالبات کو واپس بلوا لیا گیا، جبکہ طالبات کے وقوع کے حوالے سے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے، جلد ملزمان تک پہنچ جائیں گے۔ خبر دے رہے ہیں آپ کو کہ لاہور میں کالج بس میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے، جس سے عائشہ اور نمرہ کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ اسپتال کے مطابق عائشہ وینٹیلیٹر پر ہے، اگلے 72 گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے خرم ملک سے۔ خرم بتائیے۔ جی بالکل، کالج بس میں فائرنگ ہونے پر عائشہ اور نمرہ کے زخمی ہونے کا یہ معاملہ ہے۔ عائشہ وینٹیلیٹر پر ہے، اگلے جو 72 گھنٹے بہت انتہائی اہم ہے۔ اسپتال ذرائع سے ایسا پتہ لگا ہے، جبکہ فائرنگ کرنے والی کار واپس جو ہے پتوں کی جو ہے وہ چلی گئی ہے۔ جیو فینسنگ بھی کروائی جا رہی ہے، جبکہ ٹور پہ گئے ساتھی طلبات کو واپس بھی بلا لیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے ایسا بتانا ہے، طلبات کے وقوع کے حوالے سے بیانات بھی ریکارڈ کیے جائیں گے۔ اور جبکہ اس میں ایک اہم پیش رفت یہ بھی سامنے آئی ہے کہ ایک فوٹیج بھی منظر عام پر آئی ہے، جو کہ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمان گاڑی سے اور بس کے درمیان جو ہے تقریباً 8 سے 10 پوائنٹس پر جو ہے وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور فائرنگ کی اور وہاں سے موقع سے فرار ہو گئے ہیں۔ پولیس
تمام تر شواہد جو ہے وہ اکٹھے کر رہی ہے، اور اب طلباء جن کو واپس بلایا جا رہا ہے ان کے بھی بیان جو ہے وہ ریکارڈ کیے جائیں گے۔ پولیس کا یہی کہنا ہے کہ ابھی تک ایسا لگتا ہے کہ راستہ نہ دینے پر جو کاڑا میں تیز رفتار ٹریلر نے اسکول وین کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں ایک طالبہ جاں بحق 10 زخمی ہو گئے، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا اور 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ اوکاڑا میں تیز رفتار ٹریلر نے اسکول وین کو روند ڈالا، ماؤں کے جگر گوشے خون میں لت پت ہو گئے۔ حادثے میں ایک طالبہ زندگی کی باسی ہار گئی۔ شناخت 16 سالہ آرزو کے نام سے ہوئی۔ 9 طلبہ اور ڈرائیور زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ٹیم میں موقع پر پہنچی، زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا، جن میں 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ زخمیوں میں 18 سالہ سائمہ، 17 سالہ سویرا، 16 سالہ سبکا، 20 سالہ فائزہ اور 15 سالہ فیضان شامل ہیں۔ حادثے کے بعد ٹریلر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ مقامی پولیس نے ٹریلر کو تحویل میں لے کر کارروائی شروع کر دی۔ افسوسناک خبر شامل کریں گے منڈی بہاؤالدین سے، جہاں رشتے کے تنازع پر خاتون جان سے گئی۔ مسلح ملزمان نے ٹیچر کو اسکول کے سامنے گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے۔ 4 نامزد 2 نامعلوم ملزمان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق مقتولہ ارم پیدل اسکول جا رہی تھی، فائرنگ سے شدید زخمی ہو گئیں، جبکہ اسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ جاں نہ ہو سکیں۔ جان داؤ پر لگا کر دوسروں کی جان بچانے والا ہیرو محمد عامر بلیدی کراچی کے شاپنگ مال میں لگی آگ سے 25 افراد کو نکالنے میں مدد کی۔ محمد عامر بنے دنیا بول ہے میں مہمان، بتایا کہ 25 منٹ میں ریسکیو کیا، اپنے بچے کو بچایا تو دوسروں کے بچوں کو بچانا بھی فرض تھا۔ آگ نظر نہیں تھی، صرف دھواں تھا بلیک کلر کا اس سائڈ پر، بلیک کو آلریڈی سب بلیک ہوا تھا اس ٹائم پر، اور کچھ بھی نہیں تھا اس سائڈ پر، تو اس چیز کی نیڈ ہی نہیں تھی، تو اس کو ڈھونڈنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ صرف یہ سرچ کرنا تھا کہ پبلک کہاں ہے اس ٹائم پر، اور میرا بچہ کہاں ہے، میرے کو بچے کو دیکھنا تھا، اور بچہ دکھا تو سب کے ساتھ 25 لوگ میں 26 لوگ میں میرا بچہ بھی تھا، تو یقیناً جب میرا بچہ ہے تو ظاہر سی بات دوسروں کے بھی بچے ہیں، جب اس کو لے کے جاؤں گا تو اس کو بھی لے کے جاؤں گا، دوسرے لوگوں کو، ایسا تو نہیں ہے نا میں ایک کو لے کر جاؤں گا، اپنے بچے کے لیے آیا ہوں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور ترکیہ کی اسپیشل نیول فورسز کی مشترکہ مشق ایلس 2023 مکمل ہو گئی ہے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق مشق استنبول میں 10 روز جاری رہی، مختلف نوعیت کے روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ آپریشنز پر مشتمل تھی۔ اس دوران انسداد دہشت گردی، مغویوں کی بازیابی اور سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز کی مشقیں بھی کی گئیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ مشق سے دونوں ممالک کی مشترکہ نیول آپریشنز کو فروغ حاصل ہوگا۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی جاری ہے اور اس سلسلے میں اب تک 2,57,481 افغان باشندوں کی افغانستان واپسی ہو چکی ہے۔ گزشتہ روز بھی 1195 غیر قانونی افغان باشندے 45 گاڑیوں میں اپنے وطن واپس گئے۔ حکومت پاکستان کے اعلان سے قبل بھی غیر قانونی افغان باشندوں کی کثیر تعداد گرفتاری کے ڈر سے پاکستان سے واپس جا چکی تھی۔ 10 اکتوبر 2023 سے 28 نومبر 2023 تک کے اعداد و شمار کے مطابق 2,57,481 افغان باشندوں کی افغانستان واپسی عمل میں لائی گئی۔ تاہم اس سے قبل بھی غیر ملکی باشندے وقتاً فوقتاً رضاکارانہ طور پر پاکستان چھوڑ کر جاتے رہے ہیں۔ 15 اگست 2022 سے اب تک رضاکارانہ طور پر پاکستان چھوڑنے والے افغان باشندوں کی کل تعداد 3,85,993 تک پہنچ چکی۔ خبر شامل کریں گے غزہ کی صورتحال کے حوالے سے، تو اسرائیل اور حماس میں عارضی جنگ بندی کا آج آخری روز ہوگا۔ 5ویں روز حماس اسرائیل میں یرغمالیوں کی رہائی کا تبادلہ کیا۔ حماس نے 12 یرغمالی ریڈ کراس کے حوالے کیے، جبکہ اسرائیل نے 30 قیدیوں کو چھوڑا۔ اسرائیل اور حماس میں 5ویں بار قیدیوں کا تبادلہ۔ حماس نے 12 یرغمالیوں کو رہا کیا، جن میں 10 اسرائیلی اور 2 تھائی باشندے شامل تھے۔ حماس کی جانب سے یرغمالیوں کی رہائی کے موقع پر فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد چاروں طرف جمع تھی، جو اس موقع پر حماس کی حمایت کے نعرے لگاتے رہے۔ حماس نے سب سے پہلے ویل چیئر پر موجود عمر رسیدہ خاتون سمیت 3 معمر خواتین کو رہا کیا۔ نوجوان لڑکی اپنے پالتو کتے کے ہمراہ رہا کی گئی، جس کے چہرے سے مکمل اطمینان ظاہر تھا۔ ٹریک سوٹ میں ملبوس اسرائیلی خاتون بھی اپنی والدہ کے ہمراہ ریڈ کراس کی ٹیم کے حوالے کی گئی۔ دوسری طرف اسرائیل کی جانب سے رملہ میں آفر جیل سے 15 بچوں اور 15 خواتین پر مشتمل 30 فلسطینیوں کو رہا کیا گیا۔ فلسطینی قیدیوں کی رہائی پر ان کے اہل خانہ میں خوشی کا سما تھا۔ پیر کے روز عارضی جنگ بندی کی مدت میں توسیع کی گئی تھی، جس کے بعد 5ویں روز مزید قیدیوں کے تبادلے ہوئے۔ دنیا بھر میں 29 نومبر فلسطین سے یکجہتی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ 29 نومبر 1947 کو ناجائز اسرائیلی ریاست کے قیام کی قرارداد منظور ہوئی تھی۔ اقوام متحدہ نے 1977 کو یہ دن فلسطین کے نام کیا۔ یہ نام فلسطین پر محیط کرنے کے پیچھے صہیونی نظریات کے ظلم و بربریت کی کئی سالہ تاریخ چھپی۔
मजलूम फलस्तीन पर बेरहम इसराइल का 29 नवंबर फलस्तीन से यकजहती का आलमी दिन। पूरी दुनिया में सेहूनी सितम की असलियत रोज़े रोशन तक आया। पहली जंग अजीम के बाद बरतानिया फलस्तीन पर काबिज हुआ। बिलफोर्ड डिक्लेरेशन के बाद दुनिया भर के इसराइलियों को फलस्तीन की सरजमीन पर आबाद किया गया। 30 बरस में इसराइली आबादी 6% से बढ़कर 33% तक हो गई। दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानवी दौरे इख्तिताम को जा पहुंचा। 29 नवंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा ने फलस्तीन में 2 रियासती करारदाद मंजूर की। फलस्तीन को तकसीम करके 33% इसराइलियों को जमीन का 55% हिस्सा दिया गया। मकबूजा बैतुल मक़दस को आलमी खित्ता करार दिया गया। 29 नवंबर 1997 को अक़वाम मुत्तहिदा ने ये दिन फलस्तीन से यकजहती का दिन करार दिया। तब से ये दिन दुनिया भर में यौम यकजहती फलस्तीन के तौर पर मनाया जाता है। खबर शामिल करें कि लाहौर से जहां डॉक्टर ज़ीशान अनवर के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा है, लाहौर में यंग डॉक्टर्स फिर सरापा एहतजाज बन गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ताबिश भट्ट से। ताबिश, बताइए। डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाज जो है तीसरे रोज में दाखिल हो चुका है। अब ओपीडी के बाद जो है मुकम्मल तौर पर इंडोर सर्विसेज को भी बंद कर दिया गया है। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लाहौर सर्विस अस्पताल में अब जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी मरीजों को चेक करना छोड़ दिया है और मरीज जो है इमरजेंसी से ही वापस जा रहे हैं। तो मरीजों को रोजाना जो है लाखों की तादाद में पूरे पंजाब में मरीज आते हैं और लोगों का यही शिकवा है कि रिवैम्पिंग के नाम पर पहले ही मरीज जो है वो दरबदर हो रहे हैं, जलील हो खवार हो रहे हैं। लेकिन अभी जो है डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाज की वजह से मरीज जो है बहुत ज्यादा सर कर रहे हैं। तो मुतालबा यही है वज़ीर आला पंजाब से कि जल्द से जल्द इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं और जो मरीजों को सुख का सांस लेने दिया जाए, क्योंकि पहले ही स्मोक की वजह से एमडी कैट का पर्चा लीक होना मौमा बन गया। वजारत सेहत की जानिब से पर्चा लीक होने की तरदीद तलबा ने FIA को इंक्वायरी की दरखास्तें जमा करा दी। FIA को दी गई दरखास्त की कॉपी बोल न्यूज़ पर। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राजा इमरान से। जी राजा इमरान, बताइएगा तलबा का क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, एमडी कैट के पर्चे के लीक होने का मामला जो है इस हवाले से वजारत सेहत की जानिब से तो तरदीद कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद जो है जो तलबा कैंडिडेट थे उनकी जानिब से सोशल मीडिया पे भी मुहिम चलाई जा रही है और उसके साथ साथ दाऊ यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को मेल्स के जरिए जो है शिकायत दर्ज करवाई जा रही हैं। साथ ही साथ में FIA साइबर क्राइम को जो है शिकायत जो है वो भी दर्ज करवाई जा रही हैं। याद रहे कि इससे पहले भी जो एमडी कैट के टेस्ट हुए थे उनकी इंक्वायरी ऑलरेडी जो है FIA के साइबर विंग में जो है वो चल रही है और इस हवाले से मैंने कोशिश की थी कि इंतजामिया जो डाउ मेडिकल के रजिस्ट्रार से जो है मौक़िफ़ किया जाए, लेकिन इसके हवाले से उनसे बातचीत नहीं हो सकी है। तलबा की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि और अभी खबर शामिल करेंगे कोयटा से, जहां सर्दियों की आमद के साथ ही गैस प्रेशर में कमी और लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है। गैस न होने की वजह से घरेलू सार्फिन के साथ साथ कारोबारी अफराद को भी मुश्किलात का सामना है। तफसीलात दानिश मुराद की इस रिपोर्ट में। गैस कोयटा में नायाब, 2 वक्त की रोटी पकाना मुश्किल तर हो गई। गैस के मुतबादिल के तौर पर लोग सिलेंडर इस्तेमाल करने लगे। गैस की किल्लत के बायस घरेलू सार्फिन के साथ कारोबारी अफराद भी मुतासिर। गैस प्रेशर न होने पर आवाम शदीद नाला है। हुकूमत और आला हुकाम से शदीद सर्दी में गैस प्रेशर की बहाली का मुतालबा कर दिया। सर्दियों में मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी सर्दी बढ़ती भी जा रही है और गैस कई इलाकों में बिल्कुल ही नहीं है और कई इलाकों में अगर है तो वो बिल्कुल हल्की आ रही है। उससे बड़ी मुश्किल से खाना पकाने में या लोगों को जो है ना अपने घर के जो भी ज़रूरियात हैं उनमें इस्तेमाल में बहुत कमी है और इसलिए मुश्किलात भी हैं। सर्दी आता है तो वहाँ पर गैस शार्ट हो जाता है, ना होने के बराबर होता है। इस वक्त कोयटा के अवाम शदीद कर्ब में, कोयटा के अवाम इस वक्त गैस के हवाले से शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। कोयटा के 60% से ज़ायद इलाकों में गैस फराहम नहीं की जा रही है। अवाम एहतजाज करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन गुलाम मुर्तज़ा के साथ दानिश मुराद, बोल न्यूज़, कोयटा। रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां सर्दी में इजाफे के साथ गैस लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी भी बढ़ गई, जिसकी वजह से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हैदराबाद से गुलाम शबीर अराइन से। जी गुलाम शबीर अराइन। बिल्कुल, सर्दी में इजाफा होते ही गैस की जो लोड शेडिंग है और प्रेशर में जो कमी है वो बढ़ चुकी है। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें कासमाबाद, लतीफ़ाबाद और शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें कमर्शियल सार्फिन हो या घरेलू सार्फिन हो, उनको शदीद मुश्किलात
का सामना करना पड़ रहा है। गैस की जो शेड्यूल है वो ये है कि रात को 9:30 बजे गैस चली जाती है और सुबह जो है वो 5 बजे गैस आती है। होटल पर मैं मौजूद हूँ, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि लोड शेडिंग जो है वो कितनी हो रही है और कितनी परेशानी है? सर बहुत परेशानी है सर। 3 बजे गैस जाती है तो 6 बजे 7 बजे गैस आती है, तो हम होटल वाले बंदे, मजदूर बंदे, तो कैसे पूरा है? LPG कितना महंगा चल रहा है, गैस कितना महंगा चल रहा है, और गैस हम भरते हैं, हर चीज़ भरते हैं, फिर भी गैस ना आए तो ठीक है। फैसलाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम कामयाबी से जारी है। घर घर कतरे पिलाने के साथ अब टीमों को तिजारती मराकज़ और रश वाले मुकामात पर तैनात किया गया है ताकि कोई बच्चा हिफाजती कतरे पीने से ना रह जाए। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से, बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम जो है वो कामयाबी के साथ जारी है। जो महकमा सेहत की टीमें हैं वो घर घर जाकर छोटे बच्चों को 1 दिन से 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही हैं। महकमा सेहत की जानिब से 4000 से ज़ायद टीमें तश्कील दी गई हैं और 15 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मेरे साथ पोलियो वर्कर मौजूद भी हैं, उनसे भी तफसीलात जानते हैं। किस तरह क्या SOP है? वालिदैन आपके साथ तावन कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन तावन कर रहे हैं। जो आता है बच्चा हम उनसे पूछते भी हैं। अगर किसी का पोलियो का निशान लगा हुआ है तो वो हम चेक करते हैं। कोई किसी और टीम से पी कर आए हुए कि बच्चे, हम बाकायदगी से उसके साथ चेक करते हैं और उसके बाद अगर ना किसी ने पिया हो तो हम पोलियो पिला कर निशानदेही करते हैं। महकमा सेहत वालिदैन के नाम क्या पैगाम दे रहा है? कि यही पैगाम दे रहे हैं कि ये जो बच्चे अपने बच्चों को इस चीज़ से बिल्कुल महरूम ना रखें। 5 रोज़ तक ये मुहिम जारी रहेगी। इसके बाद 2 रोज़ इजाफी होंगे जो बच्चे रह गए हैं या कहीं मेहमान। खेलों की खबरों में आपको बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा हमेशा ही चैलेंजिंग होता है। टेस्ट कप्तान शान मसूद की दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए तरबियती कैंप के खात्मे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा टेस्ट प्लेइंग 11 सेट है, ज़रूरत पड़ने पर कुछ तब्दीलियाँ भी की जा सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी विकेटों पर फास्ट बॉलर्स अहम किरदार अदा करेंगे। हमारा ओपनिंग कॉम्बिनेशन देखें इमाम और अब्दुल्ला का, वो 1 साल से और 1 साल से ज़्यादा से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उन्होंने काफ़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं पाकिस्तान के लिए। टेस्ट स्क्वाड वो है जो ऑलरेडी सेटल्ड है। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हुई है, इसने एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, तो आपको ज़्यादा चॉपिंग एंड चेंजिंग इसमें नहीं नज़र आएगी। बट जहाँ हमें ज़रूरत होगी और जो हमारा इंटेंट होगा क्रिकेट खेलने के लिए, जो प्लेयर्स उसमें फॉल करेंगे उनको हम ज़रूर साथ लेके चलेंगे। जहाँ तक आपने कैप्टन्स की बात की, आई थिंक जहाँ भी मैंने कैप्टनसी की है मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ कि उधर उसी टीम में मेरे साथ काफ़ी और कप्तान रह चुके हैं। मैं इसको बड़े पॉजिटिवली लेता हूँ कि आपके पास हर कप्तान से आइडिया आता है, अच्छे अच्छे लोग हैं। इन सब ने प्रेशर सिचुएशंस में पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस भी दी हुई हैं, कैप्टनसी भी की हुई है, तो ये आपकी जॉब आसान कर देती है। जहाँ तक आपने कुर्बानी के बकरे की बात की, देखें ये चीज़ें जो भी हो, कैप्टनसी हो, एज अ प्लेयर हो, एट द एंड ऑफ द डे ये टेम्प्रेरी चीज़ें और एट द एंड ऑफ द डे ये टीम है। इस टीम में कोई एक लीडर नहीं है। हमारी कोशिश होगी कि जो भी प्लेयर खेले वो अपनी तरफ से लीडर हो, कंट्रीब्यूट करे, और इस टीम की ग्रोथ ही तब होगी जब हम सब एज लीडर्स खेलेंगे और पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करें। नाजुक कलाइयाँ और हैवी बाइक, तारा बलोच खवातीन के लिए मिसाल बन गई। दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए खवातीन की मुकम्मल आज़ादी की ख्वाहिश का इजहार किया। आप लोगों का और बोल का बहुत, आज से 2 साल पहले मैं बोल पे आई थी न्यूज़ स्टूडियो में, और 2 साल बाद भी मुझे आप लोगों ने याद किया। मुझे बड़ी खुशी होती है जब हमारा मीडिया ना वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करता है। और एक गिला भी करूँगी अपनी गवर्नमेंट का कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो स्पोर्ट्स को नहीं करती, पर्ची चलती है। लाइव बोलते हुए मुझे थोड़ा शर्म भी महसूस हो रही है कि जो सोर्स आएगी, सोर्स ऑफ PR, अच्छा ये फलाने मिनिस्ट्री का है तो अच्छा ठीक है इसको ले आओ ज़रा आगे, तो उनको प्रायोरिटी देते हैं। तो मैं ये क्या चाहती हैं कि मतलब गवर्नमेंट क्या करे आपके स्पोर्ट्स को लेकर? गवर्नमेंट स्पोर्ट्स को लेकर थोड़ा सीरियस हो, रियल टैलेंट को प्रमोट करे और जो पर्चियाँ हैं ना उसको ख़त्म करें। वो देखें रियल टैलेंट कहाँ है, उनको सिंध में निकले। पाकिस्तान में हमारा बहुत टैलेंट है। विमेन एम्पावरमेंट को लेके आप क्या करना चाहती हैं, जो गवर्नमेंट से आप अपील करेंगी कि भाई? मैं ये करना चाहती हूँ कि मैं हर औरत को मजबूत करूँ जो डरती हैं कि यार बाइकिंग, अगर मैं बाइकिंग की बात करूं, हम रोड पे निकलेंगे हमें लड़के तंग करते हैं या हमें डर है हम नहीं चला सकते, तो मैं उनको आगे निकालना चाहती हूँ। टेप बॉल क्रिकेट के फ़रोग के लिए कराची में कार रैली का इनेकाद किया गया। निगरां वज़ीर खेल और सकाफत सिंध जुनैद अली शाह का कहना था कि टेप बॉल क्रिकेट सस्ता खेल है जो गली मोहल्लों में मकबूल है। में टेप बॉल क्रिकेट के फ़रोग का वक्र अंदाज।
चमचमाती शानदार गाड़ियों स्पोर्ट्स कार्स की रैली का इनेकाद। सकाफत सिंध जुनेद अली शाह कहते हैं टेप बॉल क्रिकेट को उसका जायज मुकाम दिलाने का वक्त आ गया है। KTPL इज़ बेसिकली टेप बॉल क्रिकेट, जिसकी फॉलोइंग बहुत है पाकिस्तान में, और फॉलोइंग के साथ साथ इट इज़ अ चीपर वर्जन ऑफ क्रिकेट, तो ये एक्सेसिबल है सबके लिए, खेलना आसान है, इसको गली में भी आप टेप बॉल खेल सकते हैं। जो उभरते हुए सितारे हैं कराची की गलियों के, वो इंशाल्लाह आपको स्क्रीन पे भी नजर आएंगे और ग्राउंड में खेलते हुए भी नजर आएंगे। खेलों के फरोग के लिए कार रैली का इनेकाद खुश आइंद है। मुंतज़मीन दानिश खान और शाहजेब कुरैशी का कहना था कि रैली का मकसद दिसंबर में टेप बॉल लीग्स को फरोग देने में अहम किरदार अदा करना था। सीजन 3 हमारा ये आने जा रहा है, तो सीजन 3 की खुशी के अंदर है कि हमने एक सॉफ्ट इमेज के लिए एक रैली प्लान की है स्पोर्ट्स कार की, पाकिस्तान फ्लैग एंड ऑल टीम फ्लैग के साथ 8 टीम हम जाएंगे। इस दफा भी हम कोशिश करेंगे कि हमारी टीम DHA दबंग डिफेंडिंग चैंपियन बेहतरीन परफॉर्म करती भी आप तमाम लोगों को ग्राउंड में नजर आए। रैली में जर्मन, इटालियन, जापानी मॉडल्स की गाड़ियां शामिल थीं। रैली सी व्यू से शुरू होकर मोइन खान एकेडमी पर इख्तिताम पजीर हुई। और गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। जी नदीम, बताइए। गिलगित बल्तिस्तान के शहरी इलाकों का मौसम जो है वो निहायत खुशगवार है, मगर बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और बालाई इलाकों के पहाड़ों पे जो है वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि गिलगित के जो शहरी इलाके हैं यहाँ पे सुबह औकात में मौसम सर्द रहता है, मगर दिन के औकात में मौसम जैसे ही साफ हो जाता है तो निहायत खुशगवार हो जाता है। और एक्शन और कॉमेडी का शाहकार हॉलीवुड फिल्म द बुक ऑफ क्लेरेंस का दूसरा ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल जनवरी में रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।